हाय दोस्तों, मैं एम.के. सिंह आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन पर आए थे और प्रीपोजिशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया था और उस चर्चा में हम लोगों ने सबसे पहले प्रीपोजिशन फ्रॉम को लाया था और फ्रॉम के बारे में दो जानकारियां दी गई थी। वो पहला था क्या कि प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करके हम किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को दर्शा सकते हैं और दूसरी जानकारी दी गई थी कि डिस्प्लेसमेंट या सेपरेशन को दर्शाने के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसी के संबंधित आपको प्रीपोजिशन फ्रॉम से संबंधित तीसरी जानकारी आपको आ रही है आपके पास। तीसरा प्रयोग, तीसरे संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए आप ला सकते हैं। वो संदर्भ है क्या, तो देखा जाए। Preposition from is used to show the origination यानी उद्गम या उत्पत्ति। तीसरी जानकारी आ रही है प्रीपोजिशन फ्रॉम के बारे में कि प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करके आप किसी के उद्गम या उत्पत्ति को दर्शा सकते हैं। उद्गम या उत्पत्ति ये शब्द ज्योग्राफी से लिए गए हैं, यानी किसी के रिसोर्स पॉइंट को या बिगिनिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए भी आप प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करें। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है, जैसे ये समझना है कि हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में जहाँ पर बोलते हैं, जहाँ पर ये ज्योग्राफी का शब्द आता है उद्गम या उत्पत्ति, तो हम लोग अपनी भाषा में उद्गम या उत्पत्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। उद्गम और उत्पत्ति के सेंस के लिए हम लोग से शब्द का प्रयोग करते हैं। से कैसे, आप समझो इस बात को इस तरह से, जैसे हम लोग ऐसा नहीं बोलते, बहुत रेयर बोलते हैं ऐसा कि गंगा की उत्पत्ति हिमालय से हुई है, गंगा का उद्गम स्थली हिमालय है। ये यही बात है, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा ऐसे वाक्यों के लिए क्या होता है, गंगा हिमालय से निकलती है। यानी उद्गम या उत्पत्ति को दर्शाने के लिए हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में से शब्द का प्रयोग करते हैं और वहां पर से का अर्थ होता है उद्गम या उत्पत्ति। किसी की उद्गम या उत्पत्ति को दर्शाने के लिए आप प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करें। जैसे आप लिखते हैं द गंगा comes हिमालय। यानी हिमालय गंगा का क्या है, उद्गम है, उद्गम स्थली है। किसी के उद्गम या उत्पत्ति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन, अतः हम यहाँ क्या लेंगे, फ्रॉम। गंगा की उत्पत्ति हिमालय से होती है, गंगा का उद्गम स्थली हिमालय है और ऐसी चीजों को बोला जाता है गंगा हिमालय से निकलती है। दूसरा एग्जांपल, द आर्यन कैम मेडिटेरियन। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे।
आर्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी। आर्यों का उद्गम स्थली मध्य एशिया था। मध्य एशिया आर्यों का क्या था? तो उद्गम या उत्पत्ति का स्थान। और किसी के उद्गम या उत्पत्ति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम। द आर्यन केम फ्रॉम द मेडिटेरियन। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। ये फ्रॉम की तीसरी जानकारी आई कि किसी के उद्गम या उत्पत्ति को दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब इसके आगे प्रीपोजिशन फ्रॉम के बारे में हमें जानकारी मिलती है क्या? तो आप उसे देखा जाए। मिटाओ। प्रीपोजिशन फ्रॉम के प्रयोग का चौथी जानकारी। sometimes preposition from is followed by preposition to। इस जानकारी के अंतर्गत आपको, ये तो मेरा खुद का लैंग्वेज है, लेकिन देखिए ग्रामर में कैसे है, किस तरह से ग्रामर ने इसको अपने अंदर लिया है। मैंने लिखा है कि समटाइम्स प्रीपोजिशन फ्रॉम इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। कभी कभी प्रीपोजिशन फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। कभी कभी प्रीपोजिशन फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। ये ऐसी जानकारी आ रही है। अब चलिए इसके तथ्य को गहराई से हम लोग समझते हैं, कहा क्या गया। एक्चुअली सही मीनिंग क्या है इस पॉइंट का? सही मीनिंग ये है कि यदि किसी सेंटेंस में आपने प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया है, तब उस सेंटेंस में फ्रॉम के बाद दूसरा, फ्रॉम के बाद कोई कंजंक्शन नहीं आना चाहिए, फ्रॉम के बाद कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए। और उस प्रीपोजिशन को भी यहाँ मेंशन किया गया है। कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए? तो टू। यानी यदि किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में आपने प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया है, तो फ्रॉम के बाद उस सेंटेंस में किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करें। फ्रॉम के बाद आप किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, और वह कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करें? तो टू का। यानी अमूमन याद रखे जाएं कि अगर किसी सेंटेंस में फ्रॉम आया है तो फ्रॉम के बाद कोई कंजंक्शन नहीं आना चाहिए, फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन टू आना चाहिए। जैसे आप इस एग्जांपल से समझें इसे और देखें। You can meet me from 9 and 10 AM। गौर करें, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर आंखें धोखा खाती हैं। अब क्या कहा गया कि कभी कभी प्रीपोजिशन फ्रॉम के बाद, के पहले नहीं, के बाद किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। तो आप गौर करें, फ्रॉम के बाद क्या आया यहाँ? एंड। और ये एंड है क्या? कंजंक्शन। जबकि ग्रामर कहता है प्रीपोजिशन फ्रॉम के बाद कभी कंजंक्शन नहीं आएगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू आएगा। अब इसको देखा जाए, तब हम सही करेंगे। इसको ऐसा लिखना गलत होगा, अतः इसको हम सही करेंगे।
यू कैन मीट मी फ्रॉम 9 to 10 AM। फ्रॉम के बाद ये आया प्रीपोजिशन, फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ और वाक्य शुद्ध हुआ। लेकिन अब यही सब चीजें ऐसी बातें आती हैं, यही सब चीज को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन में आप देखो। ये तो कहा गया कि फ्रॉम के बाद कंजंक्शन नहीं आता है, फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन टू आता है और टू आया और वाक्य सही हुआ। एंड लगा जो कंजंक्शन है, इसलिए वाक्य गलत हुआ। लेकिन आप याद रखो क्या, you can meet me between 9 to 10 AM। अब हमें लगता है कि हम सही जा रहे हैं, नहीं। अब देखिए टेक्निकली हुआ क्या। ये भी है प्रीपोजिशन, बिटवीन भी है प्रीपोजिशन, न्यूमरल प्रीपोजिशन, संख्यावाची प्रीपोजिशन। याद रखे जाए, अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग हुआ है तो उस सेंटेंस में बिटवीन के बाद कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जिस सेंटेंस में प्रीपोजिशन बिटवीन आएगा उस बिटवीन के बाद दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। बिटवीन के बाद हमेशा किसी कंजंक्शन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन का नहीं। अतः ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टू आया और टू प्रीपोजिशन है और बिटवीन के बाद प्रीपोजिशन नहीं, बिटवीन के बाद कंजंक्शन आता है। अतः अब हम इसको सही करेंगे और लिखेंगे यू कैन मीट मी बिटवीन 9 and 10 AM। ये बिटवीन के बाद आया, आगे प्रीपोजिशन नहीं, क्या आया, कंजंक्शन। और ऐसी जगहों पर जानकारी तो होनी ही चाहिए, जानकारी रहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। वजह है हमारी स्लिप ऑफ आइज होता है। हमें लगता है जिस धारा पर हमने इस सेंटेंस को लाया था यही नियम है, यही आशय है, यही मीनिंग है, इसी तरह से होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा अटेंटिव रहें, बिल्कुल चौकस रहें, ध्यान दें, ऐसे ऐसे परिवर्तन होते हैं। फ्रॉम के बाद कोई कंजंक्शन नहीं, बिटवीन के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसे याद रखें। और ऐसी चीज़ों पर परीक्षा में होता क्या है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, मानसिक प्रेशर में आप होते हैं, वहाँ पर दिमाग मानसिकता जो होता है दबाव महसूस करता है और इतनी चीज़ों को आंखें इग्नोर कर देती हैं। जानकारियाँ रहती हैं फिर भी हम वहाँ अटेंटिव नहीं रहने की वजह से हमसे चूक हो जाती है और बाद में हमें लगता है हमने बहुत अच्छा बनाया, सही बनाया, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमसे चूक हुई। हकीकत यही है, हकीकत यही है। आप किसी भी कैंडिडेट से पूछो, किसी भी अभ्यर्थी से पूछो, किसी भी प्रतियोगी से पूछो, जब वो परीक्षा दे के आते हैं तो बताएंगे परीक्षा सबका अच्छा जाता है, परीक्षा किसी का खराब नहीं जाता, रिजल्ट खराब आता है। रिजल्ट आने पर पता चलता है कि नहीं ठीक है। बच्चे ओपिनियन क्या डालते हैं या बोलते हैं, परीक्षा देकर जब आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर को छोड़ते हैं तो उनके ओपिनियन को आप सुनो तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन था लॉलीपॉप था देखते ही मार दिए, क्वेश्चन था लॉलीपॉप था देखते ही मार दिए, यहाँ आके मर गए, फंस गया। ऐसे चीज़ों पर चौकस रहना है अब मेंटली तौर पर और नज़र के तौर से। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन से संबंधित पांचवी जानकारी, प्रीपोजिशन फ्रॉम से संबंधित पांचवी जानकारी क्या आ रही है, अब देखा जाए।
preposition from is used with these words। अंग्रेजी में कुछ सर्टेन शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन के तौर पर प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है। कुछ ऐसे शब्द हैं प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी में जो अपने साथ प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम लेता है। अब वैसे शब्दों को देखा जाए, वो शब्द कौन है? सफर। वो शब्द कौन है? एब्सेंट। वो शब्द कौन है? डिफरेंट। वो शब्द कौन है? पुल। वो शब्द कौन है? एब्स्टेन। वो शब्द कौन है? रिफ्रेन। वो शब्द कौन है? रिलिंक्विश। वो शब्द कौन है? रिजाइन। वो शब्द कौन है? एब्डिकेट। वो शब्द कौन है? क्विट। अमूमन ये सारे शब्द, और सारे शब्द हैं, ऐसा नहीं कि जितना मैंने लिखा उतना ही है, और सारे शब्द हैं, लेकिन इतनी चीजों पर आप पकड़ बनाओ अपनी। ये शब्द प्रायः अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं। इन शब्दों के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है। सफर, ये तो आपके मुंह में सेट होगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। फ्रॉम मुंह में आ गया आपका। सफर, एब्सेंट, डिफरेंट, पुल, एब्स्टेन, रिफ्रेन, रिलिंक्विश, रिजाइन, एब्डिकेट, क्विट। सफर ग्रसित होना, एब्सेंट अनुपस्थित रहना, डिफरेंट भिन्न या अलग, पुल मतलब खींचना या बाहर करना, एब्स्टेन दूर रहना या परहेज करना, रिफ्रेन दूर रहना या परहेज करना। एब्स्टेन मतलब भी दूर रहना, परहेज करना, और रिफ्रेन मतलब भी दूर रहना, परहेज करना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कैसा दूर रहना परहेज करना जिसकी अंग्रेजी आप एब्स्टेन लेंगे, और कैसा दूर रहना परहेज करना जिसकी अंग्रेजी आप रिफ्रेन लेते हो। तो ऐसा कहा जाता है, अगर आप किसी बुरी आदत से दूर रहते हो, परहेज करते हो, बैड हैबिट्स, रिफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, सॉरी एब्स्टेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, यदि आप बुरी आदत से दूर रहते हो, परहेज करते हो, तब उसकी अंग्रेजी होती है एब्स्टेन। और अगर आप किसी बुरी संगति से दूर रहते हो, बैड कंपेनियन, रिफ्रेन फ्रॉम बैड कंपेनियन, बुरी संगति से दूर रहते हो, तब आप उसे अंग्रेजी में रिफ्रेन कहेंगे। मजेदार बात यह है कि दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम ही लेता है। उसके बाद आया क्या? रिलिंक्विश, रिजाइन, एब्डिकेट और क्विट। ये चारों शब्द आपस में सिनोनिम्स हैं। चारों के मीनिंग एक ही हैं, त्यागना, छोड़ना। अपने ओहदे को, अपने पद को, अपने जगह को त्यागना, छोड़ना, ये कहलाता है रिलिंक्विश, ये कहलाता है रिजाइन, ये कहलाता है एब्डिकेट, ये कहलाता है क्विट। किसी उस सर्वोच्च पद को, सुप्रीम पोस्ट को अगर आप स्वेच्छा से त्यागते हो, छोड़ते हो, तो वह रिजाइन नहीं कहलाएगा, वह कहलाएगा रिलिंक्विश। जैसे इन आवर कंट्री, इन इंडिया देयर आर 3 सुप्रीम पोस्ट। हमारे देश में 3 सुप्रीम पद रखे गए हैं। पहला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये 3 सुप्रीम पोस्ट हैं, सर्वोच्च पद हैं हमारे देश के। और ये तीनों पदों पर बैठे लोग अगर स्वेच्छा से अपने पदों का त्याग करेंगे, छोड़ेंगे, तो उसे त्यागना, उसे छोड़ना रिलिंक्विश कहलाएगा, ना कि रिजाइन। आज आपके राष्ट्रपति रिजाइन कर दे,
आज आपके प्रधानमंत्री आज आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिजाइन करे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दे स्वेच्छा से, तो कल के न्यूज़पेपर का हेडलाइन बन जाएगा द प्रेसिडेंट रिलिंक्विशेज फ्रॉम हिज पोस्ट। रिलिंक्विश फ्रॉम लेगा क्योंकि स्वेच्छा से सर्वोच्च पद का त्याग, रिलिंक्विश रिजाइन। सर्वोच्च पद के नीचे जितने भी पद आते हैं उस सारे पदों के साथ, सारे पदों को अगर आप स्वेच्छा से छोड़ते हो, त्यागते हो, तो उसे त्यागना, उसे छोड़ना रिजाइन कहलाएगा। इनके साथ भी फ्रॉम आता है। फिर आएगा एब्डिकेट, इसका मतलब भी त्यागना और छोड़ना। तो कैसा त्यागना? तो आरोप के आधार पर, दोष के आधार पर, आप किसी पद पर हो, आपके ऊपर आरोप लग गई गबन का, किसी चीज का, और उस आरोप के आधार पर आपने पद को त्याग दिया, स्वेच्छा से नहीं, आरोप के कारण आपने पद को त्यागा, छोड़ा, तो ये त्यागना, ये छोड़ना पद को, ऐसा त्यागना, इस तरह से छोड़ना अंग्रेजी में क्या कहलाएगा? एब्डिकेट। और क्विट, वित्तीय आधार पर किसी पद का त्याग करना या छोड़ना, वित्तीय आधार पर। जैसे आप ये सब आप मोस्टली आप सुने भी होंगे, कौन बनेगा करोड़पति में, वहाँ क्या कहा जाता है? आप क्विट करना चाहोगे, वहाँ ये नहीं कहता कि आप रिलिंक्विश करना चाहोगे, रिजाइन करना चाहोगे, एब्डिकेट करना चाहोगे, क्विट करना चाहोगे। क्योंकि जब तक आप उस हॉट चेयर पर बैठे हो, सारा खेल पैसे का है, पैसा बढ़ सकता है, पैसा घट सकता है। ये सारे शब्द अपने साथ प्राय प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, ये याद रखें। अब इसकी छठी जानकारी आ रही है, क्या आप उसे सुने। प्रीपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड टू शो द रीजन, रीजन मतलब कारण, वजह, किसी एक्शन के वजह, कारण को दर्शाने के लिए भी आप प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हो। कोई क्रिया हुई, कोई काम हुआ, उसका वजह क्या था, तो आप बताएंगे इस वजह से ये हुआ, ये वजह है, इस क्रिया के होने का वजह ये है। तो उस वजह को, उस कारण को, उस रीजन को जब आप दर्शाओ, तो इसके लिए भी आप प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हो। यही कहा जा रहा है। छठी जानकारी आ रही है फ्रॉम के प्रयोग का, कि किसी एक्शन के कारण को दर्शाने के लिए भी आप फ्रॉम का प्रयोग करो। कैसे? तो आप लिखते हो ऐसा, he died, hunger, इसमें एक्शन कौन है? डाइड। ये क्रिया हुई, ये एक्शन हुई, इस एक्शन का वजह क्या है? हंगर। ये क्या है? हंगर वजह। तो ये इस किसी एक्शन के वजह, कारण को दर्शाने के लिए आप फ्रॉम का प्रयोग करो। तो यहां पर हम क्या लाएंगे? ही डाइड फ्रॉम हंगर, वह भूख से मर गया। उसके मरने का कारण क्या था? भूख। उसकी जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु का वजह क्या था? तो सर भूख। और ये वजह है अब इस एक्शन का, तो किसी एक्शन के कारण या वजह को दर्शाने के लिए फ्रॉम का प्रयोग ऐसा दिखा है। लेकिन यहां थोड़ा सावधान रहें, आप ये भी याद रखें, he died dash कैंसर। इस सेंटेंस में भी ये एक्शन है, क्रिया है, ये क्रिया हुई। ये क्रिया किस वजह से हुई? कैंसर की वजह से। कैंसर इस क्रिया का क्या है? वजह, रीजन। और किसी के रीजन को दर्शाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ फ्रॉम डालेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। यहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही डाइड ऑफ कैंसर। थोड़ा सा लगता है कि दिमाग में हमारे अंदर डायलमा आया, लेकिन डायलमा नहीं, आप समझो इस बात को। क्या? नाउ लॉजिक इज,
ये भी कारण है, ये भी कारण है, इस एक्शन के ये कारण है, इसे दर्शाने के लिए आपने फ्रॉम लिया, इस एक्शन का ये कारण है, इसे दर्शाने के लिए आपने ऑफ लिया। थोड़ा सा गौर करो, गौर करने पर आपको क्या पता चलेगा कि अगर कारण के रूप में किसी बीमारी का नाम आया हो तब वहां पर प्रीपोजिशन फ्रॉम नहीं, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, और अगर कारण के रूप में किसी बीमारी का नाम नहीं आया हो तब हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ये बीमारी का नाम है नहीं, लेकिन ये बीमारी का नाम है। अगर किसी एक्शन का कारण कोई बीमारी का नाम आ जाए तब उसके साथ ऑफ रखेंगे, फ्रॉम नहीं। और जब किसी एक्शन का कारण कोई बीमारी का नाम नहीं आए तब आप फ्रॉम का प्रयोग कीजिए। जैसे आप इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं इस तरह से, जैसे खून की कमी से होने वाली एक बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। खून की कमी बीमारी का नाम नहीं है, खून की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है एनीमिया। तो हम अगर ऐसा लिखें, शी डाइड, ब्लैंक स्पेस दे देंगे, लॉस ऑफ ब्लड, वो किससे, लॉस ऑफ ब्लड बीमारी का नाम है, तो यहाँ क्या आएगा, फ्रॉम। लेकिन अगर आप लिखेंगे ऐसा, शी डाइड, ब्लैंक स्पेस देंगे, एनीमिया, तो एनीमिया किसका नाम है, बीमारी का नाम है। तो शी डाइड ऑफ एनीमिया बट शी डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, ऐसा समझिए। यानी कारण के रूप में आगे अगर बीमारी का नाम आ जाए तब आप ऑफ लेंगे, फ्रॉम नहीं। अगर बीमारी का नाम नहीं आया तब आप फ्रॉम लेंगे। बेसिक में प्रीपोजिशन फ्रॉम के लगभग 6 प्रयोग बताए गए। और सारे प्रयोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं है, लेकिन इतनी सारी चीजों से ही हमारा काम निकल सकता है कंपटीशन में। इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है। इतनी चीजों पर आप फोकस रहो कि 6 संदर्भों को स्पष्ट करने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ फ्रॉम को लाया जा सकता है, और 6 के 6 संदर्भ हमारे सामने आ गए। अब इन चीजों को अगर आप गौर से देखो, मनन करो, अच्छा लगे, पढ़ो, कोई सजेशन हो, कोई दिमाग में दुविधा आ गया हो, सवाल आ गया हो, मेरा नंबर आपके पास है, आप ऑलरेडी वहाँ फोन करो, बताओ हमको, जो भी शिकायत है हमसे डायरेक्ट करो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी शिकायत को दूर करें और आपको सेटिस्फाई भी करें, ये मेरा मकसद होगा। इसके लिए आप जब भी चाहो, जैसे चाहो, आप मुझे ऐसा करो, सुझाव भेजो, सलाह भेजो, आदेश भेजो, मुझे मंजूर है और मैं उस पर एक्टिव रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। अगले क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।